and synonymous mutations कभी किधर कैसे होता है, right? Now in this lecture we will be covering about so molecular evolution चल रहा है unit 4, okay, and now we are coming to codon usage bias. Hopefully you remember previous lectures, उसमें कौन से टॉपिक कवर हुए थे, right? And in this lecture we will be covering codon usage bias. So what is codon? Yes, क्या होता है codon? Yes, कोई बता सकता है? आवाज नहीं है. mRNA ट्रिपलेट. ओके, हाँ हाँ बोल सकते हैं. ओके, सो वन कोडॉन विल गिव राइज टू वन अमाइनो एसिड, राइट? और अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपके अमाइनो एसिड चेंज होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. ओके, तो सिनोनिमस म्यूटेशन में क्या होता है? ज़्यादातर न्यूट्रल म्यूटेशंस होते हैं. एंड ऑब्वियसली जो डिफरेंट कोडॉन्स कोडिंग फॉर वन अमाइनो एसिड, तो हम लोगों ने देखा था, राइट? सो ओके, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, राइट? नाउ इन सो एक मिनट. ओके, सो इन दिस लेक्चर होपफुली व्हाइट बोर्ड विजिबल है. ओके, सो अभी हम लोग के पास जैसे फॉर एग्जांपल कोडॉन्स है, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल 6 डिफरेंट कोडॉन इज कोडिंग फॉर वन, चलो 6 नहीं बोल देता, 5 बोल देता, ठीक है. तो 5 डिफरेंट कोडॉन इज कोडिंग फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड. मतलब क्या मिल रहा है? ये सारे जो कोड है, डिफरेंट कोड्स है, इट इज कोडिंग फॉर वन अमाइनो एसिड, ठीक है, राइट? है ना? हम लोगों ने देखा ना इन कि देयर आर 64 कोडॉन्स, राइट? उसमें से 3 कोडॉन आर बेसिकली क्या है? 3 कोडॉन्स क्या है? दे आर नॉनसेंस कोडॉन्स, राइट? सो वो किसी के लिए कोड नहीं करते हैं. तो बचे क्या? 61. उसमें से एक आपका मिथियोनिन है, और दूसरा एक और कोडॉन है दैट इज कोडिंग फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, राइट? तो जो बचे कुचे 59 कोडॉन्स है, दे आर कोडिंग फॉर 18 अमाइनो एसिड. ओके, 18 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है, 18. So there are some amino acid which have 6 codons. Okay, I think 2 amino acids हैं जिनके पास 6, they are coded by 6 codons. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इधर ले लेता हूँ मैं 5 codons का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ओके, सो एक अमाइनो एसिड है एंड इसका 5 codons है. तुमको लग रहा है कि each and every codon should be equally distributed among genome? हो सकता है क्या? Yes, each codon should be equally distributed. ऐसा मतलब जैसे अगर ये अमाइनो एसिड जनरेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जनरेट हो रहा है, तो जैसे ये 5 कोडॉन इज कोडिंग फॉर सेम अमाइनो एसिड, मतलब आप बोल दोगे कि 20% ये होना चाहिए, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. अगर मैं बोल रहा हूँ 20% ये होना चाहिए, 20% ये होना चाहिए, 20% ये होना चाहिए, 20% ये होना चाहिए, ठीक है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ. तो होता है क्या? ये तो थेरेटिकली हम लोगों ने बात किया, बट प्रैक्टिकली ऑर्गेनिज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है क्या कोडॉन? नहीं रहता. दैट इज व्हाई कोडॉन यूसेज बायस कम्स इन, ठीक है. तो कोडॉन के यूसेज में भी बायसनेस दिखाता है. सो व्हाट इज बायसनेस? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज बायसनेस? फेवरिंग वन कोडॉन ओवर अनदर कोडॉन्स, अदर कोडॉन्स. जैसे हम लोग टीचर्स भी, कभी टीचर्स बायस रहते हैं, बोलते हैं हम लोग नहीं, टॉपर्स को ही ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी लोगों को फोकस नहीं करेंगे, राइट? सो उधर भी बायसनेस आता है, ठीक है, उधर बायसनेस आता है. तो सेम सेम मैं ये बता रहा हूँ, देयर इज ऑल्सो कोडॉन यूसेज बायस. मतलब कोडॉन के यूसेज में भी बायसनेस दिखाएगा. और कौन बायसनेस दिखा रहा है? ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. एक पर्टिकुलर कोडॉन विल बी यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली इन कंपैरिजन टू अदर कोडॉन्स. ये समझा क्या? यस, समझा कि क्या बोला मैंने? वापस बताओ.
सो देर हाइपर, देखो अभी हम लोग एक एग्जांपल ले रहे, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे, दैट इज ए वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय डिफरेंट 5 डिफरेंट कोडॉन्स। थियोरेटिकली तुम लोग बोलोगे कि दिस कोडॉन शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, राइट। सो जैसे अगर 1000 ये जो अमाइनो एसिड है 1000 बार रिपीट होता है, ठीक है, तो 200 ये, 200 ये, 200 ये, 200 ये, 200 ये, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, बट नहीं होता है। थियोरेटिकली हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोडॉन यूसेज बायस। ओके, हम लोग ये इधर आ गया, एक कोडॉन यूसेज बायस में आ गए इधर, ठीक है। तो कोडॉन यूसेज बायस में क्या हो रहा है, वन कोडॉन इज, ठीक है, वन कोडॉन इज फेवर्ड, ठीक है, फेवर्ड ओवर अदर कोडॉन्स, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर कोडॉन ये 60% यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो कोडॉन रहेगा उसको 20% रहेगा, एंड बाकी जो रहेंगे वो 4-5 जो भी जितने भी परसेंटेज बचे हुए, ठीक है, उतना रहेगा। ओके, सो तो ये क्या इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों, क्योंकि वन कोडॉन इज फेवर्ड ओवर अदर कोडॉन्स, ठीक है। मतलब इस ये कोडॉन जो ये अमाइनो एसिड है इट इज कोडेड मेनली बाय दिस कोडॉन, ठीक है, और ये कोडॉन से कम अमाउंट में जनरेट होता है। अभी क्यों जनरेट होता है, फेवर्ड क्यों कर रहा है कोडॉन, ये कोडॉन को फेवर क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को पता है कि रेगुलेशन, अगर तुमको पता रेगुलेशन लैकोपेरॉन में, राइट, पढ़ा है ना, ट्रिपोपेरॉन लैकोपेरॉन, तो उसमें सबसे मेन काम क्या है ये रेगुलेशन का, कि सेल हैज टू सेव एनर्जी, राइट, राइट, सेल हैज टू सेव एनर्जी, राइट, और स्पेसिफिक काम होना चाहिए, और जो है हाई क्वालिटी, मतलब एज इन बचत भी होना चाहिए, तुम्हारा सेविंग भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली एटीपी, एनर्जी करेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। एनर्जी करेंसी ज़्यादा सेव होना चाहिए, एटीपी ज़्यादा सेव होना चाहिए, मतलब थोड़े अमाउंट ऑफ एटीपी में आप वो अमाइनो एसिड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो तो जितना ज़्यादा सेविंग रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो एटीपी का बचत हो रहा है, ओके, एटीपी का एटीपी सेव हो रहा है, और दूसरा आपका टाइम शुड बी मतलब लेस, ओके, मतलब टाइम कंज्यूम शुड बी लेस, मतलब कम टाइम में कम एटीपी में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, वो सेल का मेन पर्पस यही है रेगुलेशन का, ठीक है। सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कोडॉन यूसेज बायस हम लोग को, अगर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है तो वी हैव टू रीड बुक, ओके। सो आपको पता है ये आईजेनेटिक का बुक है, ओके। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ टाइनी, एकदम टाइनी डिफरेंस, और ये बहुत छोटा डिफरेंस है क्योंकि कोडॉन 6 टाइप के 5 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। तुम लोग बोलोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो सेविंग रहता है अभी देखो मैं वापस इधर आ जाता हूँ, इधर मैं आपका फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा बात करूँगा। जैसे अब आप एक एक रुपये सेव कर रहे हो, या 100 रुपीज़ सेव कर रहे हो, ठीक है, सॉरी एक काम करो, 100 रुपीज़ है, उसमें आप एक एक रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ठीक है, एक एक रुपये मतलब 1% करीबन एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो। अभी 1% अगर आपने क्योंकि ये कोडॉन से ऑब्वियसली जो mRNA, तो ये ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, तो मतलब आपका क्या हो रहा है, आप विद ईच mRNA विद ईच प्रोटीन प्रोडक्शन आपका 1% ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। अभी अगर आप ये 10,000 बार करोगे, ठीक है, मतलब आपने एक्स्ट्रा खर्चा किए, ठीक है, मैं सेल के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि रेगुलेशन के अंडर आ जाता है, मतलब सेल इज रेगुलेटिंग कि कितना क्या कौन सा खर्चा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि जिसमें आपने 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और उस आपने 1% ज़्यादा दे के उसको प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है, 101। तो अगर आप ये 10,000 बार करोगे तो आप क्या कितना 10,000 आपने एक्स्ट्रा खर्चा किए, ठीक है, ओके, 10,000 आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया क्योंकि 1% करके आपका ज़्यादा
निकल गया पैसा। बट अगर सेम चीज अगर आपने इंस्टेड ऑफ 100 आपने बचत किया और उसको 99 रुपीज में खरीदा, और यही चीज आपने 10,000 टाइम्स रिपीट किया, मतलब बेसिकली हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें जितना प्रोटीन प्रोडक्शन हो रहा है, तो बेसिकली आपने कितना सेव किया, इधर नेगेटिव पे गया, इधर पॉजिटिवली आपने 10,000 रुपीज सेव किए। समझ रहे? तो आपने इधर इधर मतलब डिस्काउंट लेके इधर आपने, और ऑब्वियसली ये 10,000 बार प्रोसेस रिपीट हुआ तो आपने 10,000 रुपीज बचाए। बट अगर आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया तो इधर आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है इधर, ठीक है, आपका नेगेटिव में जा रहा है, ये पूरा लॉस में जा रहा है। ओके, समझा? समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है? बता दो। कोडॉन यूसेज बायस का समझा कि क्या होता है? एक पर्टिकुलर कोडॉन ज़्यादा फेवर होता है। क्यों फेवर होता है? क्योंकि ऑब्वियसली एटीपी का कंजर्व करना, एटीपी का बचत करना, राइट? ओके, जितना ज़्यादा एटीपी ऑर्गेनिज्म बचा पाएगा वो उतना ज़्यादा उसको एटीपी कंजर्व कर पाएगा, राइट? ओके, सो एटीपी से रिलेटेड हम लोग करेंसी की बात कर रहे हैं, राइट? तो इधर आ गया आपका फाइनेंशियल करेंसी की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म सेम एमआरएनए को, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा एमआरएनए कौन सा प्रोड्यूस करता है, वो डिपेंड करता है उसके जो मेंटेनेंस जीन्स रहते हैं, उसको हाउसकीपिंग जीन्स भी बोला जाता है, राइट? हाउसकीपिंग जीन्स सुना है? हाउसकीपिंग जीन्स, राइट? जो सेल के जिंदा रहने में काम करता है, ठीक है, जो भी जीन्स रहते हैं, ठीक है। तो हाउसकीपिंग जीन्स आर दो जीन्स दैट आर नेसेसरी फॉर सेल सर्वाइवल। तो ये जो जीन्स है ये लगातार एक्सप्रेस होते रहते हैं, ठीक है, ओके। सो ये लगातार एक्सप्रेस होते हैं तो ऑब्वियसली एमआरएनए भी जनरेट होता है, उसके प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं, राइट? ओके, सो अगर ऑर्गेनिज्म इधर अगर 100 एटीपी लग रहा है और उसमें से वो एक्स्ट्रा एटीपी खर्चा करके, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोडॉन की बात कर रहे हैं ना, तो कोडॉन हो गया, फिर टीआरपी टी, तो सेल को खर्चा किधर आता है? कोडॉन बनाने में, ठीक है, टीआरएनए में। और ऑब्वियसली जब टीआरएनए रहेगा तो एमआरएनए जनरेट हो रहा है, ठीक है, एमआरएनए जनरेट हुआ तो टीआरएनए आरआरएनए जो भी है। तो इधर मेन खर्चा किसका है? टीआरएनए, एमआरएनए और अमाइनो एसिड का, ठीक है, अमाइनो एसिड का भी खर्चा है। तो अमाइनो एसिड का सबसे मेन खर्चा है, क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एटीपी लगता है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड वेरी करता है, 11 एटीपी मिनिमम अमाउंट है, 11.7 एटीपी यूटिलाइज होता है, टू मैक्सिमम 78.3 एटीपी तक खर्चा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा अमाइनो एसिड यूटिलाइज कर रहा होगा, ठीक है। 11 एटीपी वाला ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है या 78 वाला ज़्यादा यूटिलाइज, मतलब ये क्या है, ज़्यादा महंगा वाला है और ये सबसे चीप अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जितने भी अमाइनो एसिड रहेंगे वो ज़्यादातर वो चीप, मतलब जो सस्ते में एकदम सस्ता एटीपी में, मतलब थोड़े एटीपी में अमाइनो एसिड बना के दे, तो वही अमाइनो एसिड का कोडॉन वो इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड दिस इज वाई म्यूटेशन इवेंट, ठीक है। तो म्यूटेशन इवेंट ऑर्गेनिज्म के लिए फ्रूटफुल रहता है, जिधर उसको कोडॉन्स में अगर वो चेंजेस आते हैं तो जो एटी जो सबसे अमाइनो एसिड चेंज हो गया ऑब्वियसली, और जो अमाइनो एसिड सबसे कम उसमें काम कर रहा है, सबसे कम एटीपी यूटिलाइज करके जनरेट हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म वही सेलेक्ट करेगा, और ऑब्वियसली इधर सिलेक्शन हो रहा है नेचुरल सिलेक्शन से, ठीक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या ट्राई करेगा, जो भी कोडॉन्स हो वो सस्ते में सस्ता अमाइनो एसिड बना के अमाइनो एसिड इंसर्ट करें, ना कि सारे के सारे महंगे वाले अमाइनो एसिड इंसर्ट करें, राइट? तुम लोग भी जब अगर बजटिंग करते हो तो ऑब्वियसली तुम लोग देखते हो कि एकदम तुमको सस्ते में सस्ता मिल जाए, ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा, आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि मुझे
रुमाल लेने जाना है, हैंकरचिफ लेने जाना है, एंड इट इज़ प्राइस्ड अराउंड 100 रुपीज़, ठीक है। ओके, क्वालिटी अच्छा रहेगा और प्राइस भी उतना ही अच्छा, ठीक है। बट आपको कोई एक अल्टरनेटिव मिला, जैसे ये फॉरेन ब्रांड का है, ठीक है। तो अगर लुई विटॉन का लोगे तो लुई विटॉन भी इंडियन ब्रांड है बेसिकली, तो अगर आप उसका रुमाल लोगे तो वो 1000 रुपीज़ का, ठीक है। एंड और इंडियन ब्रांड देखने जाओगे तो आपको 25-30 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है, सेम क्वालिटी। तो आप कौन सा लोगे? बोलोगे ये लूँगा मैं, ठीक है, और उसको मैं अगर मैं 10 रुमाल भी ले लेता तो मेरा 300 के ऊपर कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग वन आई विल बाई 10, राइट। सो वैसा ही सेम आपका फाइनेंस, आपका जो एनर्जी करेंसी से रिलेटेड है वो सेल संभालता, ठीक है। तो ऐसा कोड ऑन वो चाहता है कि जो अमाइनो एसिड जनरेट क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट हो, जो कि एकदम सस्ता या चीपेस्ट अमाइनो एसिड अंदर जाए, ठीक है। बट अगर कहीं फंक्शनल कंस्ट्रेन आता है, जैसे वो एक्टिव अमाइनो एसिड एक्टिव साइट्स में अगर रहता है, तो ऑब्वियसली अगर इधर कोडॉन में चेंज आता है तो उधर तुमको महंगा वाला एटीपी यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको सूट बनाना है, ठीक है, अभी ये सब एनालॉजीज दे रहा हूँ, ठीक है। सूट बना रहा हो तो आपको शादी में जाने के लिए सूट चाहिए, तो ऑब्वियसली यू वांट वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है। ओके, अगर आप उसको सेम क्वालिटी आप यूएसए से लोगे, ओके, उल्लासनगर से लोगे, तो आपको गंदा क्वालिटी में मिल सकता है, ठीक है। मैं उल्लासनगर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि आप अगर फर्स्ट सेकंड कॉपी लेते हो, ठीक है, यू विल ऑब्वियसली उसका क्वालिटी वुड बी वेरी लेस, ठीक है। आपका वो काम नहीं करेगा, एंड अगर कपड़ा वपड़ा फट गया स्टिचिंग में तो तुम लोग का वेस्ट हो जाएगा बस। तो जिधर नेसेसरी है उधर आपको खर्चा करना पड़ेगा, बट जिधर नेसेसरी नहीं है उधर आप यू कैन और सेल रिप्लेसेस दैट अमाइनो एसिड विद चीपेस्ट अमाइनो एसिड। तो ये एक पूरा मतलब ओवरव्यू था कोडॉन यूसेज बायस का। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यस सर। ओके, ओके। सो इधर हम लोग देख लेते। तो ये क्या है, बहुत छोटा सा चेंज है, फाइन चेंज है, बट उससे क्या हो रहा है, सेल बहुत ज़्यादा एनर्जी बचा पा रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड हम लोग भी देखेंगे इसमें फिटनेस का क्या रोल है, मतलब ऑब्वियसली फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एज एन नेचुरल सिलेक्शन का क्या रोल है, ओके। देखो, बहुत सारे टाइनी डिफरेंस हो सकते हैं जो कि नेचुरल सिलेक्शन उस पर रोल प्ले करता है, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन दो जनरेशन में दिखा रहा है अपना इफेक्ट, इट इज ऑब्वियसली ओवर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ जनरेशन, ठीक है। और ये इसका सबसे बेस्ट है कोडॉन यूसेज बायस का एग्जांपल आता है, ओके। तो ऑब्वियसली जो देयर इज अ एवोल्यूशनरी चेंज, ठीक है, सिनोनिमस साइट्स में चेंजेस आते हैं। तो अगर सूडोजीन्स की भी बात कर ले तो व्हाट इज सूडोजीन्स? यस, कोई बता सकता है व्हाट इज सूडोजीन्स? यस, तो सूडोजीन्स आर दोज जीन्स विच आर क्या बोलते हैं, जो पहले एक्सप्रेस करते थे कोई ज़माने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, बट अभी क्या हो गया वो ये नॉन फंक्शनल जीन हो गया, ठीक है। सो दैट इज सूडोजीन, ओके। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन किधर से आता है कि आप जब सिनोनिमस साइट्स या अगर आपने ऑब्जर्व मतलब एज एन रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि सूडोजीन्स के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया तो उनको उधर से पता चलता। ओके, आगे चलते। Synonymous substitutions are not completely neutral from perspective of natural selection. तो synonymous जो substitutions reactions होते हैं वो completely neutral नहीं रहते, ठीक है, there is some changes, ठीक है।
आपके कोडॉन्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, ओके, एंड दैट सम ट्रिपलेट कोडॉन में बी फेवर्ड ओवर अदर्स। तो ये क्या हो गया, बायसनेस आ गया, कोई कोई कोडॉन को ज़्यादा फेवर किया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कोडॉन। क्यों? क्योंकि वो कम एटीपी यूटिलाइज करके जनरेट हो सकता है, ठीक है। This hypothesis is reinforced by finding that synonymous codons are not used equally throughout the coding sequence of many organisms. जैसे मैंने बताया, अगर एक ही अमीनो एसिड को 5 कोडॉन्स है उसके लिए, तो ऑब्वियसली 20-20% करके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, एक कोडॉन को ज़्यादा फेवर किया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कोडॉन्स, ओके। For example, the redundancy of genetic code allows 6 different codon. अभी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल है। 6, इसमें 6 डिफरेंट कोडॉन्स है, यू यू ए यू यू जी सी यू यू सी यू सी सी यू ए सी यू जी, ओके। और ये किसके लिए कोड कर रहा है? ल्यूसिन के लिए कोड कर रहा है, ओके। बट अगर तुम लोग देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन कि ल्यूसिन किधर किधर जनरेट हो रहा है और उसका कोडॉन कोडॉन कौन सा है, तो आप देखोगे ई कोलाई में कि जो ई कोलाई में 60% जो ल्यूसिन है इट इज कोडेड बाय सी यू जी, 60%, ओके। सो बाकी जो 5 अमाइनो एसिड है वो 40% में लिमिटेड हो जाते हैं। और अगर आप यीस्ट में ऑब्जर्व करोगे तो यीस्ट में पाया गया कि देर आर 80% जो ल्यूसिन है दैट इज कोडेड बाय यूयूजी, ठीक है, 80%, ठीक है। तो इट में वेरी विद ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो इधर क्या क्या हुआ, बायसनेस आ गया कि यूयूजी जो कोडॉन है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है एंड इट इज़ कोडिंग फॉर ऑब्वियसली ल्यूसिन। तो 80% जो ल्यूसिन जो जनरेट हो रहा है वो यूयूजी से जनरेट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, आ रहा है समझ में, बायसनेस किधर आ रहा है, कोडॉन एक स्पेसिफिक कोडॉन को पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑर्गेनिज्म इन कंपैरिजन टू अनदर कोडॉन, क्योंकि आगे देखते क्या है। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो, क्या किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो। हेलो, समझा। हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। ओके, सो ओके, सिंस अभी देखो रीजंस हम लोग देखने वाले एक एक करके, ओके। अल्टरनेटिव सिनोनिमस कोडॉन्स पे सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, राइट, बट जो सिलेक्शन है अभी नेचुरल सिलेक्शन आ जाता है, मे बी फेवरिंग सम सिनोनिमस कोडॉन ओवर अदर्स। एक कोडॉन को या कुछ कोडॉन्स को ज्यादा फेवर किया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कोडॉन। क्यों क्यों किया जाता है? नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग, ओके। देखो जो सिनोनिमस कोडॉन्स है उनका पेयरिंग इंपॉर्टेंट है, किसके साथ पेयरिंग इंपॉर्टेंट है? टीआरएनए के साथ, राइट। कोडॉन और टीआरएनए में क्या रहता है? एंटी कोडॉन, ठीक है। तो उनका जितना अच्छा पेयरिंग रहेगा तो टीआरएनए, आप देखो क्या हो सकता है, एक मिनट, तो इधर आपका कोडॉन है एंड जैसे एयूजी कोडॉन है, ठीक है, एक ही अमाइनो एसिड है इसके लिए, तो ये मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए ऑब्वियसली जो एंटी कोडॉन रहता है वो क्या रहेगा? ऑब्वियसली सी ए यू, ठीक है। तो ये एंटी कोडॉन रहेगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है, एक अमाइनो एसिड है तो एक ही एंटी कोडॉन, ठीक है। बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोडॉन्स है और उसके लिए उतने सारे टीआरएनए, तो इधर क्या है, आपका टीआरएनए परफेक्टली बाइंड होना चाहिए, ठीक है। अब बट जैसे इधर दूसरा अगर कोडॉन है, जैसे इधर आया आपका, सॉरी एक मिनट, ओके, ल्यूसिन की बात कर रहे थे ना, तो ल्यूसिन में क्या आता है? यू यू ए आता है, ठीक है। अगर मैं दूसरा बोलूँ कि ल्यूसिन, एक और ल्यूसिन डाल देते हैं और सी यू जी डाल देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ गया आपका, ऑब्वियसली टीआरएनए दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा, ठीक है।
बट जो बाइंडिंग रहेगा एज इन जो इनके बीच में बॉन्ड एनर्जी रहता है, राइट, तो उनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, टाइटली बाइंड हो सकता है, लूजली बाइंड हो सकता है, ठीक है। ओके, सो वन मैसेज, एक मिनट, एक, आ गया मैं। ओके, तो इनमें क्या होता है, जो कोडोन और एंटी कोडोन का पेयरिंग रहता है वो डिफरेंट रहता है। सेम अमाइनो एसिड के लिए देयर इज अ डिफरेंसेस इन कोडोन एंड एंटी कोडोन पेयरिंग या टीआरएनए का पेयरिंग, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंस आपको लगेंगे कि बहुत छोटे हैं, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। क्यों? A mutation to a synonymous codon does not change amino acid, but it may change tRNA used by ribosome during translation. तो अमाइनो एसिड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट जो टीआरएनए और कोडॉन के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इंस्टेड ऑफ एक टीआरएनए दूसरा टीआरएनए यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था यू यू ए या सी यू जी, तो उसके जगह अगर जी में म्यूटेशन आता है, ठीक है, जी में म्यूटेशन आता है तो इट में कन्वर्ट टू सी यू सी, ठीक है। और ये इसके लिए कोड करने के लिए फिर दूसरा अमाइनो एसिड दूसरा टीआरएनए रहेगा, तो ये टीआरएनए की जगह दूसरा टीआरएनए आ जाएगा जो कि सी यू सी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक कोडॉन में म्यूटेशन होने की वजह से instead of same tRNA a different tRNA will come into the picture, ठीक है। ओके, और ये सारे tRNA अलग अलग है क्योंकि एंटीकोडॉन अलग रहेगा, राइट। जैसे इधर एक काम करते इधर आते हैं, तो CUG के लिए डिफरेंट tRNA रहेगा, ऑब्वियसली इधर आपका C रहेगा, A रहेगा और G रहेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या रहेगा, GAG रहेगा tRNA में, ठीक है, एंटीकोडॉन में। तो ऑब्वियसली कोडॉन चेंज होने की वजह से तुम्हारा एंटी कोडॉन या टीआरएनए भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ये वाला एंटी कोडॉन था, मतलब टीआरएनए था, और इधर ये दूसरा टीआरएनए, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम स्मॉल चेंजेस है, बट इधर क्या आता है, तो जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड एनर्जी है, उस पर डिपेंड होता है, ओके। इसके वजह से बायसनेस क्रिएट होता है, ओके। चलो आगे चलते, स्टडीज ऑफ डिफरेंट टीआरएनए। तो अब ऑब्वियसली टीआरएनए के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, राइट। विद इन सेल्स द अमाउंट ऑफ आइसो एक्सेप्टर टीआरएनए, अभी टीआरएनए के कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। आइसो एक्सेप्टर मतलब डिफरेंट टीआरएनए दैट एक्सेप्ट सेम अमाइनो एसिड, ठीक है ना। हम लोग इधर देख रहे थे, राइट। तो इधर क्या है, ये सी यू जी एंड सी यू सी, ठीक है, ये दो डिफरेंट कोडोन है, बट इट इज कोडिंग फॉर सेम अमाइनो एसिड। मतलब क्या, ये जो टीआरएनए है इधर, राइट, इधर ये अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है, ये भी अमाइनो एसिड कर रहा है, और ये दोनों भी सेम अमाइनो एसिड कैरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट अमाइनो एसिड कैरी कर, ठीक है। तो ये सेम अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है, ल्यूसिन, ठीक है, ठीक है। तो देर आर अभी डिफरेंट आइसो एक्सेप्टर टीआरएनए, मतलब आइसो एक्सेप्टर टीआरएनए जो कि डिफरेंट टीआरएनए एक्सेप्टिंग सेम अमाइनो एसिड, ठीक है। इधर आ गए हम लोग। सो इधर क्या होता है, अभी आइसो एक्सेप्टर टीआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हो सकता है जैसे हम लोगों ने देखा इधर, एक मिनट, ओके। सो हो सकता है कि जो इधर ये टीआरएनए है, ओके, एक टीआरएनए ये है और एक टीआरएनए ये है, ठीक है। तो हो सकता है ये टीआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, ठीक है, 80% हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस हिसाब से जो कोडॉन्स रहेगा वो ज़्यादा फेवर होगा। अभी देखो हम लोगों ने क्या बात किया, कोडॉन्स के बारे में बात किया, अभी हम लोग टीआरएनए की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है टीआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा उस हिसाब से अडेप्ट कर सकता है, या हो सकता है वो टीआरएनए को ज़्यादा प्रोड्यूस करे,
ठीक है, जो जिसका कोडॉन इज एट हायर, या जो कोडॉन है ज़्यादा रिपीटेड है, तो हो सकता है वो टीआरएनए ज़्यादा एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो इसमें क्या बताए, मोस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट टीआरएनए आर दोज दैट पेयर विद मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोडॉन्स। तो ज़्यादातर जो टीआरएनए की कॉन्सेंट्रेशन आप देखोगे तो हो सकता है कि ल्यूसिन में भी आपको एक पर्टिकुलर जो टीआरएनए वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में दिखे, और जो बाकी टीआरएनए जो कैरिंग ल्यूसिन वुड बी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इधर आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन आ जाता है ऑब्वियसली, एंड सिलेक्शन में फेवर वन सिनोनिमस कोडॉन ओवर अदर बिकॉज टीआरएनए फॉर द कोडॉन इज अबेंडेंट। तो टीआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन भी उस हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एंड ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए कंटेनिंग कोडॉन इज मोर एफिशिएंट। तो ऑब्वियसली टी, जैसे मैंने बताया कि टीआरएनए और आपका कोडॉन के बीच में जो बॉन्डिंग रहता है, ठीक है, उसके वजह से अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा तो ऑब्वियसली वो कोडॉन का रिपीट होने का चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बट अगर वो लेस एफिशिएंट है, इंटरैक्ट जो आपका जो बॉन्डिंग एनर्जी है, ठीक है, या एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है जो टीआरएनए और कोडॉन के बीच में है, अगर वो कम है, लेस एफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली अनदर कोडॉन विल बी फेवर्ड ऑफ। ठीक है, राइट, है ना। तो ये सोचो, अगर मैं एकदम एनालॉजी दूं कि आपका एक कंपनी है, ठीक है, एंड यू हैव टू एम्प्लॉयज, वन एम्प्लॉय इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड अनदर एम्प्लॉय है जो इट इज अंडर अंडर वर्किंग, मतलब बेसिकली अगर 8 आवर्स काम करने चाहिए तो 3 आवर्स काम करके छोड़ रहा है। ठीक है, सो क्या है, एफिशिएंसी इज वेरी लेस। तो आप कौन से किसको फेवर करोगे, ऑब्वियसली जो नॉर्मल से भी ज़्यादा काम करता है, या मतलब जो एफिशिएंसी दिखाता है, ऑब्वियसली आप उसको चूज करोगे और उसको प्रमोट करोगे, राइट। तो ये क्या हो जाता है, बायसनेस हो जाता है, एंड बायसनेस इज समटाइम यूजफुल। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो स्पेसिफिक कोडॉन और एंटी कोडॉन है जो टीआरएनए में, ठीक है, अगर उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट इन कैरिंग, मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है तो सेम अमाइनो एसिड वो इंसर्ट भी करेगा। ठीक है, ठीक है, सेम एंटी जो कोडॉन में जो अमाइनो एसिड इनकोडेड है वही सेम टीआरएनए सेम अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है। तो हो सकता है कभी कभी गलती हो जाती, बट जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाता है, हो सकता है वो टीआरएनए अबंडेंट भी हो एंड कोडॉन भी अबंडेंट हो जाए। ठीक है, ओके। तो bond energy between codon and anticodon or synonymous codon may differ slightly because of their different bases are paired, right? तो ए एन यू के बीच में जो पेयरिंग है, जी एन सी के बीच में जो पेयरिंग है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो ज़्यादा देखो उसमें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस रहेगा, ठीक है, बट इट विल बी फेवर्ड जिनका ज़्यादा अच्छा पेयरिंग रहेगा, एफिशिएंसी पेयरिंग रहेगा और एक्यूरेसी रहेगा, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें बॉन्ड एनर्जी का जाता है, ऑब्वियसली आप जब देखोगे तो जीएनसी में ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, राइट, एंड क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एंड ऑब्वियसली ए एन यू के बीच में खाली 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ओके। सो इसमें ये कि बहुत छोटा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये बहुत छोटा डिफरेंस है, और ये एक्चुअली अफेक्ट करता है ट्रांसलेशन एफिशिएंसी में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कितना एफिशिएंट है, जितना एफिशिएंट रहेगा, एज इन जितना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ट्रांसलेशन इवेंट होगा, ऑब्वियसली वही कोडॉन को फेवर किया जाता है। ठीक है, ओके। सो ये जो ट्रांसलेशन एफिशिएंसी है एंड बॉन्ड एनर्जी है, ये ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन से पास ऑन होती है, फिल्टर हो जाती है। ठीक है, दिस is especially true in genes that are expressed at high levels, और ये वो जीन्स के लिए ज़्यादातर फेवरेबल है जो हायर अमाउंट में जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया हाउस कीपिंग जीन्स क्या होता है, हायर लेवल पे एक्सप्रेस होते हैं इन कंपैरिजन टू इंड्यूसिबल जीन्स। इंड्यूसिबल जीन्स क्या कभी होते हैं, कभी कभार होते हैं, बट हाउस कीपिंग जीन्स आर एक्सप्रेस्ड 24/7 365 days, राइट। तो अगर उसमें तुम्हारा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था उसका
इन टर्म्स ऑफ 1% का, ठीक है, मैथमेटिकल बताया था, राइट। सेम चीज अगर इधर आती है, ठीक है, इधर सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ऑब्वियसली ये जीन से ज्यादातर हायर लेवल पे एक्सप्रेस होता है, राइट। तो जितना ज्यादा एफिशिएंसी दिखाएगा, ठीक है, तो उतना ऑर्गेनिज्म को बचत होगा इन टर्म्स ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी, ठीक है। ठीक है, तो जितना हायर लेवल एक्सप्रेशन रहता है तो उतना और ऑब्वियसली हम लोग एक ही सेल की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़े पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आपका एक सेल नहीं, मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं। और ये सेम चीज आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी दिखेगी इन टर्म्स ऑफ लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट हो गया, ये यीस्ट माइक्रो यूकैरियोट हो गया, राइट। लार्ज फ्रूट फ्लाइज हो गए, सॉरी लार्ज नहीं, फ्रूट फ्लाइज हो गए जो आपके फ्रूट पे घूमते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो कोडॉन यूसेज बायस है वो सबसे ज़्यादा इनमें ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कोडॉन यूसेज बायस, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। मतलब किसको सेलेक्ट इन किया जा रहा है, किसको सेलेक्ट आउट किया जा रहा है, फिल्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मतलब कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाना इन टर्म्स ऑफ कोडॉन एंड एंटी कोडॉन बॉन्डिंग। तो उसमें या ट्रांसलेशन एफिशिएंसी वो ज़बरदस्त, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है, ठीक है। ओके okay, the differences in fitness between two bacteria are identical in every aside from single synonymous। तो हो सकता है दो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और उनमें खाली एक सिंगल सिनोनिमस कोडॉन की वजह से जो है आपका दे आर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऐसा तुमको लगेगा कि बहुत छोटा सा चेंज है, ऐसा नहीं हो, बट वो भी मेजर रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो उनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन आया जिसकी वजह से दोनों ऑर्गेनिज्म अलग हो गए। एक में शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कोडॉन यूसेज, कोडॉन एक पर्टिकुलर कोडॉन को फेवर किया जा रहा है और दूसरे उसमें कोडॉन को फेवर नहीं किया जा रहा है। ऑब्वियसली दोनों जो स्पीशिएशन इवेंट हो गया, ठीक है। और ऑब्वियसली यू कैन स्टडी दैट स्पीशिएशन इवेंट बाय स्टडिंग देयर एंसेस्टर, ठीक है। एंसेस्टर्स का स्टडी करना पड़ेगा एंड देन यू विल know about their sorry you will know about their actual genetic products, ठीक है, या कौन से कोडॉन्स को फेवर किया जा रहा है। ओके सो इधर आ जाते हैं। The tendency to use preferred rather than less used codon is most pronounced, ठीक है। तो ज़्यादा उनमें ही ज़्यादा इफेक्ट दिखता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। और और उसमें भी अगर देखोगे तो एक पर्टिकुलर कोडॉन को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है और दूसरे कोडॉन्स को कम फेवर किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उनमें अगर जो जो जीन्स आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए देखेंगे, आपको उस अगर वो उसका डिटेल स्टडी करोगे तो उसमें पता चलेगा कि दे दीज हाईली या जैसे आपका हाईली एक्सप्रेस जीन्स हो गए, हाउसकीपिंग जीन्स हो गए, उनमें आपको देखेगा कि दे आर यूजिंग हाईली एफिशिएंट कोडॉन्स, मतलब जो हाई एफिशिएंसी दिखाते हैं, जो कि एनर्जी यूटिलाइजेशन काफ़ी कम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो दिस शुड बी मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एटीपी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि लार्ज मैंने एग्जांपल बताया था वही है, अ लार्ज कंपनी दैट ओवर पेज फॉर 1% फॉर समथिंग दैट इज परचेज 1000 टाइम्स पर ईयर, ठीक है। वो ये एनालॉजी है, ठीक है। अगर कंपनी 1% ज़्यादा ओवर पे करती है और वही प्रोसेस वो 10,000 टाइम्स करती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंपनी का ऑब्वियसली लॉस में जाएगा क्योंकि या ओवर स्पेंड कर रहा है। बट अगर कुछ जो कुछ इम्पोर्टेंट जो आइटम्स है
उसके लिए अगर 20% एक बार के लिए भी ओवर पे कर दे तो चलता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इधर मैथमेटिकल उसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो इधर मैंने जैसा बताया, इफ़ अ कंपनी पेज फॉर अ 1% ज़्यादा पे करती है, ठीक है, तो ये आपको इसमें डेट और ये 365 डेज करती है, सॉरी 10,000 बार, सॉरी सॉरी, इसको 10,000 बार रिपीट करती है सेम प्रोसेस को, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका खर्चा क्या होगा, 10,000 ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव में दिखा। बट अगर कंपनी सेव करती है, ओके, 10,000 बार 1% ही सेव करती है, तो आपका 10,000 का बचत है, ठीक है, ओके। बट कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा ऐसा नहीं है कि हर बार बचत ही होगा, कुछ इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स रहेंगे जो सेल्स रहेगा वो उसको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये केस में क्या हो सकता है, अगर कंपनी एक दो बार मतलब जो सेल है एक दो बार ज़्यादा खर्चा कर दे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 120 हो गया, मतलब खर्चा क्या है 20 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 20% ज़्यादा, सॉरी, और उसने कितना 10 बार खर्चा किया, तो क्या होगा आपका 2,200 ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। बट इन कंपैरिजन टू दिस ये बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा अगर ओवर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपने शायद इंस्टाग्राम में कई कोट्स सुना रहेगा, आप अगर 100 के बजाय अगर आप 101% देते हो अपने हर काम पे और उसको 365 डेज चालू रखते हो, ठीक है, उसको सॉरी 365 डेज से कर दो ऊपर, ठीक है, ओ रेस टू, ठीक है। और सेम चीज़ अगर आप 99% परसेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं इसमें 1.01 कर देता हूँ, 99% क्या हो गया, उसको 365, अगर आप 1% भी कम देते हो तो आपका वैल्यूज देख लो, डिफरेंस आपको सीधे क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप अगर ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हो तो आपका आउटपुट भी ज़्यादा रहेगा, और आप अगर लेस एफिशिएंसी से काम करते हो तो आपका आउटपुट इज़ लेस देन 1, ठीक है, इट इज़ लेस देन 1, सॉरी, लेस देन 1, ये, ठीक है, ये इधर मैं इसको कर देता हूँ, ओके। तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, सेव कर रहा है विद एवरी हाईली एक्सप्रेस जीन्स, वो क्या कर रहा है, सेविंग कर, ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, और भी चीज़ पढ़ानी है मुझे, यस, ऊपर से जा रहा है, ओके, ओके। अभी इधर आ जाते, it should be expected that highly expressed genes use energetically inexpensive amino acid, मतलब सस्ता जो अमाइनो एसिड कम से कम एटीपी में बने, ठीक है, इन प्लेस ऑफ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव अमाइनो एसिड। तो जो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जो ऐसे कोडॉन्स रखेगा या फेवर करेगा जो कि चीप अमाइनो एसिड जनरेट कर ट्रांसलेट करे इन कंपैरिजन टू एक्सपेंसिव अमाइनो एसिड, ठीक है, जिधर भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सब जगह वही अमाइनो एसिड डालेगा तो तुमको फिर 20 में से खाली 10 अमाइनो एसिड ही फेवर होगा, ऐसा नहीं। तो जिधर जिधर पॉसिबल है उधर ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब जगह डाले। द एनर ओके,
अभी देखो एनर्जेटिक कॉस्ट फॉर सिंथेसाइजिंग ईच ऑफ 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड वेरीज, ठीक है। जैसे 11.7 है जो ग्लाइसिन है, ठीक है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला अगर तुम लोग देखोगे तो आर में भी एच आता है, ठीक है। आर इज रिप्लेस्ड बाय एच, तो 2 एच है, एक सी ओ एच है और एक NH3 है, ठीक है, और बीच में एक सी है, ठीक है। ये इसको कितना चाहिए ग्लाइसिन प्रोड्यूस करने के लिए? 11.7 ATP चाहिए। तो अगर अगर तुम लोग ट्रिप्टोफैन देखोगे तो ट्रिप्टोफैन को 78.3 ATP इक्विवेलेंट चाहिए, ATP, ठीक है। ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ATP यूटिलाइजेशन हो। ऑब्वियसली जिधर जिधर भी कम अमाउंट जो चीप अमाइनो एसिड्स है उसको यूटिलाइज किया जाएगा और रेयरली इसको यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। There are some places where protein primary sequence only where only tryptophan will do. Obviously जिधर जिधर जो जैसे आपके एक्टिव साइट्स हो गए, अगर उधर ट्रिप्टोफैन की रिक्वायरमेंट है तो उधर ऑर्गेनिज्म ट्रिप्टोफैन ही डालेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसको ग्लाइसिन के साथ रिप्लेस कर लेगा। ऑब्वियसली जो प्रोटीन का जो एफिशिएंसी रहेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। या प्रोटीन नॉन फंक्शनल भी बन सकता है। तो जिधर ट्रिप्टोफैन का रिक्वायरमेंट है उधर ही वो उधर ही वो रखेगा, ट्रिप्टोफैन को ही रखेगा। तो इधर जैसे बोला वेयर एवर पॉसिबल, जिधर जिधर पॉसिबल है उधर चेंज कर सकता है, बट जिधर पॉसिबल नहीं है उधर क्या आ जाता है? फंक्शनल कंस्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, ठीक है। बट वेयर एवर पॉसिबल इट इज सब्सटीट्यूटेड टू ग्लाइसिन। जिधर जिधर ट्रिप्टोफैन का इतना मेजर रोल नहीं है उधर फिर ग्लाइसिन से सब्सटीट्यूट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन शुड लीड चेंज, मतलब इधर नेचुरल सिलेक्शन का काफ़ी बड़ा रोल आ जाता है, ओके। तो इधर क्या होता है? जो ज़्यादातर कॉस्ट सेविंग पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिसर्चर्स ने इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, प्रोकैरियोटिक, उन्होंने वही बताया, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इधर इधर आ जाते हैं और इधर तुमको दिख रहा है ग्लाइसिन बनाने के लिए 11.7, सेरिन के लिए 11.7, एलेनिन के लिए भी 11.7। बट जैसे आप आगे जाते जाओगे तो ऑब्वियसली एटीपी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा एटीपी आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए जाते हैं। टायरोसिन हो गया, फिनाइलएलानाइन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, इसके लिए अमाइनो एसिड यूटिलाइजेशन इज क्वाइट हाई, ठीक है, इनको जनरेट करने के लिए। तो ये क्या होता है? ये अमाइनो एसिड जिधर जिधर फंक्शनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिधर ही इनका ज़रूरत ही रहता है उधर ही यूटिलाइज होता है, ठीक है। और आपको वेरिएशन ज़्यादा मिल जाएगा। आपको ऐसा है कि एक जगह टायरोसिन मिल जाएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म में टायरोसिन की जगह ग्लाइसिन हो सकता है सब्स्टिट्यूट हो जाए, ओके। जैसे मैंने एक बताया था कि वो डिपेंड करता है इस पे भी, प्रोटीन इस पे भी डिपेंड करता है कि प्रोटीन का फंक्शनल रोल क्या है। मेजर रोल रहेगा तो ऑब्वियसली अमाइनो एसिड चेंज नहीं होने वाला, बट अगर इतना मेजर रोल नहीं है तो उधर वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है, ओके। सो होपफुली तुमको कोडॉन यूसेज बायस क्लियर हुआ। इफ इट इज यस, सो प्लीज टाइप यस। और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट में चलते हैं, वेरिएशन इन इवोल्यूशनरी रेट बिटवीन जीन्स। ठीक है, मुझे आई थिंक 4 या 5 लेक्चर्स में ये यूनिट खत्म करना है, लेट्स सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वेरिएशन इन इवोल्यूशनरी रेट बिटवीन जीन्स। क्या वेरिएशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे एक ही जीन के अंदर वेरिएशंस आते हैं, मतलब कोई पार्ट ऑफ जीन इज उसमें इवोल्यूशनरी रेट हाई रहता है कि कोई भी दूसरे पार्ट ऑफ जीन में जो वेरिएशन है वो कम रहता है। वो हम लोगों ने इधर देखा था, राइट, इधर देखा था, राइट। तो फंक्शनल जीन रहेगा तो 5 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन में कम अमाउंट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होंगे, लीडर में और कम होगा। कोडिंग सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा सिनोनिमस म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, बट नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस काफ़ी कम होते हैं।
इंट्रॉन्स ये इंट्रॉन्स में भी काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस इवेंट होते हैं, बट अगर तुम लोग एक्सॉन्स देखोगे तो इधर काफ़ी कम होते हैं अगर नॉन सिनोनिमस की बात करें तो। ट्रेलर सीक्वेंस में भी होता है बट कम होता है, एंड 3 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड सूडोजीन्स में तो उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या वेरिएशंस है, एक ही जीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस दिखते हैं, ओके। अभी हम लोग वेरिएशन बिटवीन जीन्स के बारे में बात करें, मतलब दो जीन्स, दो या उससे ज़्यादा जीन्स के बारे में बात करें, ठीक है। और उनमें ऑब्वियसली वेरिएशंस वुड बी एवोल्यूशनरी रेट काफ़ी डिफरेंट रहेगा, ठीक है, और ऑब्जर्व भी वैसे ही किए गए। इवन व्हेन जीन्स फ्रॉम सेम स्पीशीज आर कंसिडर, अगर आप सेम स्पीशीज का ही जीन लोगे और डिफरेंट जीन्स लोगे तो उसमें भी आपको वेरिएशंस दिख जाएंगे, ओके। स्टोकेस्टिक, जैसे मैंने पहले बताया था, व्हाट इज स्टोकेस्टिक? स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम, ठीक है, ओके। सो रैंडम फैक्टर्स सच एज सैम्पलिंग डिस्टॉर्शन हो गया, अराइज फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन। अगर आप छोटे पॉपुलेशन का ही स्टडी कर रहे हो तो आपको उसमें सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग उसको रूल आउट कर दें, मतलब हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 स्पीशीज पे काम किया, ठीक है, तो उसमें आपको जो डिफरेंसेस है आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ओके। किस कैसे और डिफरेंसेस किधर से आ रहा है, या वेरिएशन इन जीन्स किधर से ओरिजिनेट हो रहा है। तो डिफरेंसेस इन म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, म्यूटेशन जो एक पर्टिकुलर साइट पे हो रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी रहती है, तो वो डिफरेंट रह सकते हैं बिटवीन टू जीन्स। द एक्सटेंट टू विच नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट्स द लोकस, ठीक है। तो दो चीज़ है, एक म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी और एक नेचुरल सिलेक्शन, ये दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, जो मेजर रोल प्ले करता है इन पर्टिकुलर जीन। उसमें वेरिएशन कितना आएगा, अगर कम वेरिएशन आएगा तो चलेगा, ज़्यादा वेरिएशन आया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने बात की थी राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो उसमें भी अगर 16 डी आर एन ए देखोगे तो उसमें जो कंजर्व्ड रीजन्स रहते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, ओके। इधर आ जाता हूँ, यस, ओके। सो अगर आप देखोगे तो जो 16 SRRN है उसमें कुछ जो रीजन्स रहते हैं वो आपके कंजर्व्ड रीजन्स हैं, ठीक है, कंजर्व्ड रीजन्स है, और कुछ रीजन्स है जो वेरिएबल रीजन्स है। तो इनमें म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो और वेरिएबल में म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी इज हाई। ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन भी इधर मेजर रोल प्ले करता है। अगर हाई है तो इसको हो सकता है रिड्यूस कर दे, क्योंकि अगर फंक्शनैलिटी पे आ जाता है तो क्या होता है, नॉन फंक्शनल जो जीन्स है उनको, या जो जो ऑर्गेनिज्म में नॉन फंक्शनल जीन्स जनरेट हो रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ओके। तो नेचुरल सिलेक्शन प्लेज अ बिगर रोल। और फिर जैसे नेचुरल सिलेक्शन इधर ऑब्वियसली इस पर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि आपको कंजर्व्ड रीजन्स में कम से कम चेंज चाहिए, क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करते हैं कंजर्व्ड रीजन्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर इसमें ज़्यादा चेंजेस आए तो प्रोटीन सिंथेसिस पे आपका मेजर इफेक्ट दिखाई देगा, ओके। तो एक तो है म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी और दूसरा है सिलेक्शन प्रेशर, ओके। ओके, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इधर किया जाता है, ठीक है, बिटवीन एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एडेप्टिव एंड रैंडम चेंजेस। तो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकते हैं सीक्वेंसेस, ओके। ओके, आगे चलते हैं। तो मैकडोनल्ड एंड क्रिटमैन 1991 में कंपेयर किया था पैटर्न्स को विद इन स्पीशीज पॉलीमॉर्फिज्म एंड बिटवीन स्पीशीज डाइवर्जेंस। तो मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंट जीन्स को कंपेयर किया था, और बिटवीन स्पीशीज को भी जीन्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो विद इन जीन्स पॉलीमॉर्फिज्म चेक हो रहा है और बिटवीन स्पीशीज डाइवर्जेंस चेक हो रहा है, ठीक है, ओके। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने पहले भी आई थिंक एग्जांपल बताया था। जैसे आपके एंड जो आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसमें एक एंटीबॉडीज की बात करें, अभी इधर एमएचसी की बात कर रहा हूँ। एमएचसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? यस,
MHC का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेजर हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये ऑब्वियसली तुम्हारे किसको बाइंड करता है? यस, ओके, ठीक है। तो ये चलो अभी तुम्हारे लिए दिस प्लेज अ मेजर रोल इन डिफेंस, ठीक है। इम्यूनिटी में काम करता है, मेजर रोल प्ले करता है। ओके, एंड और इस अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि इट कैन रिकग्नाइज डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ओके, सो एक ही स्पीशीज में आपको एक ही जीन का या डिफरेंट जीन्स के पॉलीमॉर्फिज्म्स दिख सकते हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस दिख सकते हैं, जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म को एडेड एडवांटेज मिल सकते हैं इन पर्टिकुलर जीन्स, ठीक है, नॉट एवरी जीन। और बिटवीन स्पीशीज में भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म दिख सकता है, ठीक है, पैटर्न्स दिख सकता है। ओके, डाइवर्जेंस एट सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस साइट इन कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन। तो आपके कोडिंग रीजन पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोटीन है उसके जो चेंजेस आएंगे जीन्स में, कोडिंग रीजन में अगर चेंजेस आते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके प्रोटीन में दिखेगा। ओके ओके, चलो अगर दो स्पीशीज के, ध्यान से सुनो, इफ दो स्पीशीज के मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, रेशियो ऑफ नॉन सिनोनिमस टू सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन, जैसे 5:1 का रेशियो रहता है ना, सॉरी इधर क्या, सिनोनिमस टू नॉन सिनोनिमस, तो इधर उल्टा दिया, नॉन सिनोनिमस टू सिनोनिमस, तो 1:5 का रेशियो रहता है। मतलब नॉन सिनोनिमस अगर एक है तो सिनोनिमस म्यूटेशंस 5 बार होके चलेगा, ठीक है। तो 1:5 का रेशियो रहता है, ठीक है, ज़्यादातर। सब्स्टिट्यूशन विद इन अ स्पीशीज इज सेम एज डैट बिटवीन स्पीशीज, मतलब अगर दो स्पीशीज को कंपेयर कर रहे हो और दोनों में नॉन सिनोनिमस टू सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है 1:5 है, ठीक है, तो ये बोला जा सकता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ज़्यादातर न्यूट्रल इन नेचर है, ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर। बट अगर रेशियो 1:, जैसे सेम नहीं रहता है और वो दोनों ऑर्गेनिज्म में रेशियो इज डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म में नॉन सिनोनिमस टू सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज 1:5 और दूसरे ऑर्गेनिज्म में 1:3 है, तो क्या हुआ, इधर रेशियो में चेंज आ गया, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, जो आपका इधर नेचुरल सिलेक्शन मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह वो नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस को, मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे डिफरेंट अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो चुका है, उसको अगर फेवर मिल रहा है, ठीक है, इसके वजह से, और ऑर्गेनिज्म को एडेड एडवांटेज मिल रहा है म्यूटेशन इवेंट होने की वजह से, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली इज अडेप्टिंग, ठीक है। तो एडवांटेज क्या मिल रहा है उसको, एक पर्टिकुलर एडवांटेज मिल रहा है, जिसके वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं एनालॉजी या एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर जैसे मेरे बॉडी में ऐसे MHC में म्यूटेशन हो गया एंड दैट इज रिकग्नाइजिंग पर्टिकुलर वायरस, ठीक है, जो पहले किधर भी वर्ल्ड में नहीं है, बट मुझे वो इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। बट मेरा बॉडी में क्या हुआ कि वो एडेड, मतलब MHC में चेंजेस है जो कि वो वायरस को रिकग्नाइज कर सका है। अगर वायरस रिकग्नाइज हो चुका है तो ऑब्वियसली जो बाकी डिफेंस मॉलिक्यूल है उसको, वायरस को मार देता है, ठीक है। अगर वायरस रिकग्नाइज नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली आई विल बी स्प्रेडिंग दैट, और किसी और के उसमें फिर वो ऐसे MHC में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म को, वायरस को रिकग्नाइज करेगा और वायरस को मार भी देगा, ठीक है। तो सो मेरा कहना यह है कि ईच एंड एवरी स्पीशीज इज डिफरेंट, या जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं किसी की इम्यूनिटी इज़ वेरी लो, किसी की इम्यूनिटी इज़ वेरी हाई, कम बीमार पड़ते हो ज़्यादा बीमार पड़ते हो, डिपेंड करता है आपके बॉडी के MHC जीन्स पे ज़्यादा, जीन्स पे ज़्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपने क्या क्या किया है, मतलब एज इन, अगर आपने
बचपन से, जैसे फॉर एग्जांपल चलो दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। आप बचपन से अगर ठंडा पानी पीते नहीं हो और आपने ठंडा पानी पी लिया तो आपका क्या होगा, गला पकड़ जाएगा, ठीक है, ओके। आपने एकदम ठंडा आइसक्रीम खाया तो आपका गला पकड़ जाएगा। बट इफ़ यू आर लाइक अपने बचपन से ठंडा फ्रिज का पानी पी रहे हो, ठंडा आइसक्रीम, मतलब एकदम ठंडा, एकदम जैसे निकला और पूरा का पूरा मुंह में ठूस दिया, ठीक है, तो वो आप खा सकते हो, ब्रेन फ्रीज नहीं हुआ, एग्जाम्पल बता। तो मतलब आप क्या हुआ, आप धीरे धीरे अडाप्ट हो चुके हो, राइट, ओके। आपके उसमें बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, ओके। वैसे ही आपका डिफेंस के लिए भी है, मतलब एज एन बॉडी के इम्यूनिटी के ऊपर भी है। आप बॉडी को जितना रफ एंड टफ रखोगे उतना ज़्यादा आपका इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आप उसको बोलोगे कि ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर आपका जो इम्यूनिटी है इट वुड बी लो, ठीक है। सो कोविड के उसमें भी ऐसा हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कि इंडियंस में जो कोविड है इट शुड बी लाइक, जो इन्फेक्शन इट शुड बी इन करोड्स, ठीक है, बट वो उतना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वन ऑफ द प्रपोजल रखा कि इंडियंस है वो थोड़े मतलब इतना हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, देयरफॉर उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ चुका है। एंड इन कंपैरिजन टू यूरोपियंस वो खुद बोलते हैं कि हम वी आर वेरी हाइजीनिक, तो उनमें क्या हुआ, हाइजीन की वजह से वो उनमें जो इन्फेक्शन रेट है इट इज़ क्वाइट हाई एंड डेथ रेट इज़ ऑल्सो क्वाइट हाई, ओके। तो ये हाइपोथेसिस है, अभी भी है, ठीक है। इवन सम इंडियन रिसर्चर्स आल्सो एग्री विद दैट, ओके, ओके। तो कुछ जो वापस आ जाता है टॉपिक में, जो कुछ रीजन्स है जीनोम में जो कि ज़्यादा प्रोन है टू रैंडम चेंजेस देन अदर रीजन्स। तो जैसे मैंने बताया था, कंजर्व्ड रीजन्स और वेरिएबल रीजन्स बोल सकते हो उसको, ठीक है। But synonymous substitution rate across a genome rarely differs by more than factor 2। तो जो synonymous substitution reaction होता है करीबन करीबन उतना ही रहता है, या मोर देन फैक्टर 2, मतलब इंटू 2 कर दोगे और उतने ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस दिख सकते हैं, बट उतना डिफर नहीं करता, ठीक है। बट अगर वही सेम चीज़ अगर आप नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन में देखोगे तो उसमें अगर थोड़ा भी डिफरेंस आया तो बहुत ज़्यादा आपको 1000 फोल्ड्स ऑफ रेट्स दिख सकता है, मतलब एज इन चेंजेस आए, थोड़े भी चेंजेस आए, क्योंकि जो नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन है वो काफ़ी कम रहता है। बट अगर आप उसको 2 फोल्ड या 3 फोल्ड इंक्रीज कर दो तो ऑब्वियसली बहुत सारा आपको या अगर रिएक्शन ज़्यादा होते हैं सब नॉन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो आपको उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। आगे चलते हैं। ओके, तो जो वेरिएशन है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के, वो मेजरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक तो म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी और दूसरा हम लोगों ने बोला था नेचुरल सिलेक्शन, जो मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इंटेंसिटी कितनी है, अगर जीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसका जो प्रोटीन है अगर चेंजेस नहीं आने चाहिए उसमें, तो ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन इज प्लेइंग मेजर रोल, उस पर ज़्यादा प्रेशर है जीन्स पे। अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट अगर नेचुरल सिलेक्शन उतना इंटेंसिव नहीं है, इंटेंस नहीं है, तो उसमें उसमें फिर अगर म्यूटेशन होता है तो नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर कर सकता है या उसको टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एग्जांपल्स है हिस्टोन्स का और एपोलिपोप्रोटीन्स का, ओके। हिस्टोन सबने सुना? यस। हिस्टोन्स कितने अच्छा, हाँ यस, हिस्टोन्स क्या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, ठीक है, और ये यूकैरियोट्स में रहता है। प्लस इसमें कितने टाइप्स के हिस्टोन्स रहते हैं, कोई बता सकता है? HLA, हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। नहीं, आई आई ओ, मैं अमाइनो एसिड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने टाइप्स के हिस्टोन्स रहते हैं? हाँ, क्या कितने टाइप्स के हिस्टोन्स रहते हैं? यस। 4। 4? 4 टाइप के रहते हैं? 5 टाइप के रहते हैं? बताओ 4 कौन से कौन से?
H1, H2, हाँ H1A अच्छा ओके एच एच and H2. हाँ हाँ एक मैं बता देता हूँ H1 H2A H2B H3 एंड H4 हो गए 5 ठीक है ओके सो H1 H2A H2B H3 एंड H4 ये हो गए आपके 5 हिस्टोन्स ठीक है उस पे भी जो हिस्टोन 4 है ओके और ऑब्वियसली तुमको पता ही है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है ठीक है और इसमें ऑलमोस्ट एवरी अमाइनो एसिड इन हिस्टोन सच एज H4 interacts directly with specific chemical residues associated with negatively charged DNA. तो H4 में जो ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड है वो कोई ना कोई डीएनए के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब एज एन एसोसिएट कर रहा है ठीक है ईच एंड एवरी रेसिड्यू अभी उसमें अगर म्यूटेशन होता है मतलब जो H4 ऑब्वियसली ये हिस्टोन प्रोटीन है ठीक है तो कहीं ना कहीं डीएनए उसको एक्सप्रेस कर रहा है अगर H4 के जो डीएनए है उसमें चेंजेस आते हैं ठीक है तो ऑब्वियसली इधर ये जो हिस्टोन के फंक्शनिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा और हो सकता है वो उतना अच्छे से बाइंड ना कर पाए तो इसके जो आपका जो फंक्शनैलिटी है उस पर चेंजेस आ जाता तो ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर नहीं करेगा ठीक है ओके तो इसमें जो एबिलिटी है उसको इंटरेक्ट विद डीएनए वो इफेक्ट हो जाती है अगर चेंजेस आते हैं तो इसलिए हिस्टोन्स को ऑब्जर्व किया गया इट इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट इवॉल्विंग ग्रुप ऑफ प्रोटीन ठीक है एंड इट इज़ पॉसिबल अभी देखो कितना ज़बरदस्त है हिस्टोन्स का अगर आप यीस्ट का हिस्टोन रिप्लेस कर दोगे विद ह्यूमन का हिस्टोन इट विल वर्क ठीक है इट विल वर्क एफिशिएंटली वर्क मतलब क्या इतना 1000 या मिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन में भी हिस्टोन्स बहुत स्लोली चेंज हो रहे समझ रहे तो हिस्टोन्स का जो डीएनए है इट इज कंजर्व्ड ओके क्योंकि अगर आप यीस्ट देखोगे और कहाँ ह्यूमन देखोगे यीस्ट क्या माइक्रो यूकैरियोट है ह्यूमन क्या है मैक्रो यूकैरियोट है राइट और दोनों के अगर आप हिस्टोन्स को कंपेयर करोगे तो दोनों का सेम रोल आता है आप अगर उसको ये हिस्टोन को दूसरे हिस्टोन से रिप्लेस कर दोगे ठीक है ह्यूमन का हिस्टोन वो तभी भी उतना ही इफिशिएंटली वर्क करेगा ठीक है सो इसमें सबसे कम इवोल्यूशन हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन समझा ओके समझ रहे कि ऊपर से गया बता दो ऊपर से गया तो बोलो रिपीट चाहिएगा समझ में आया कि नहीं आया वो बता दो ओके ओके सो जो H4 जो हिस्टोन है H4 उसमें सबसे कम इवोल्यूशन हुआ है सबसे कम इवोल्यूशन हुआ बट अगर आप दूसरा जीन उठा के देखो अभी H4 नहीं देख रहे हम लोग हिस्टोन नहीं देख रहे दूसरा देख रहे हैं हम लोग एपोलिपोप्रोटीन नाम से क्या पता चल रहा है एक टाइप का लाइपोप्रोटीन है ठीक है ओके उसका रोल क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन स्पेसिफिकली इंटरेक्शन विद एंड कैरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ लिपिड इन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स रोल क्या है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है स्पेसिफिक बाइंडिंग है क्या नहीं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है ठीक है और मेजर रोल क्या है लिपिड्स को कैरी करना इन ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट आगे चलते देयर लिपिड बाइंडिंग डोमेन्स आर मेड अप प्रीडोमिनेंटली ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड तो उनमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का मेजर रोल है तो अगर एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड तो रोल में कोई असर नहीं होता ठीक है तो जैसे सिमिलर अमाइनो एसिड है जैसे ल्यूसिन हो गया इट इज रिप्लेस्ड बाय आइसोल्यूसिन या वैलिन ठीक है तो उसके रोल पे कोई भी इफेक्ट नहीं जा दिखता ठीक है
ओके अगर फंक्शनिंग वही पोजीशन में अगर सेम अमाइनो एसिड आता है, मतलब दूसरा अमाइनो एसिड आता है हैविंग सेम फीचर्स, आइसोलेशन इज रिप्लेस्ड बाय ल्यूसीन और वैलिन, ठीक है, तो सेम रोल प्ले करेगा क्या, हाइड्रोफोबिसिटी का। ठीक है, होपफुली सबको पता है हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ठीक है, वाटर रिपेलिंग। ओके, एज अ रिजल्ट अभी ऑब्वियसली अगर फंक्शनल कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा है, मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड को इजीली रिप्लेस कर पा रहा है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, हाइड्रोफोबिसिटी मेंटेन करना है खाली बस, और ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है टू लिपिड्स, तो इस पे ऑब्वियसली डजन्स ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ प्रोटीन मिलेंगे एक ही सेल के अंदर या ह्यूमन के अंदर। आपको बहुत सारे टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म दिख सकता है, मैं बोल सकता हूँ, मतलब बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स मिल सकते हैं, और हर प्रोटीन में अलग अलग अमाइनो एसिड रह सकता है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स रह सकते हैं, बट से फंक्शन क्या है, सेम क्या है, आपका लिपिड्स को कैरी करना, ठीक है। तो ह्यूमन आप ओके, तो इसमें डजन्स ऑफ डिफरेंट वर्जन ऑफ ह्यूमन एपोलिपिड प्रोटीन हैव बीन कैरेक्टराइज्ड टू डेट, मतलब डजन्स मिले हैं, करीबन 12 से ज़्यादा ही मिले, ठीक है, बट H4 के कितने वर्जन मिले, खाली एक ही वर्जन मिला है, ठीक है, H4 के, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, समझा कि ऊपर से गया। तो हिस्टोन का खाली एक ही चेंजेस दिखे, और एपोलिपोप्रोटीन्स के बहुत सारे चेंजेस दिखे। यस, होपफुली समझा रहेगा आपको। बस खाली 3 लोग, बाकी सब सो रहे हैं। हाँ, रितिका समझा क्या, अर्पणा, के ये बाकी लोग चले गए क्या, 21 थे शायद, 2 लोग निकल गए। ओके, ओके, सो अगर हम लोग देखें, फिर एक रोल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर क्लॉक पे है, इसका हम लोग बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ओके, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स इट इज रिजर्व फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलर क्लॉक। Although amino acid substitution within many genes generally are deleterious, मतलब अगर अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन होता है तो जो इसका इफेक्ट है डिलीटरियस होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, मतलब एज इन सेल की डेथ हो जाती है। तो नेचुरल सिलेक्शन इसमें मेजर रोल प्ले करता है कि वो टॉलरेट कर पाएगा ये चेंजेस को कि नहीं टॉलरेट कर पाएगा, अगर टॉलरेट कर पाए तो ठीक है, नहीं टॉलरेट कर पाए तो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज मैमल्स में अगर मैं बोलूँ कि चेंजेस होना ज़रूरी है, किधर होना, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें रेट ऑफ नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन विद इन एमएचसी इज ग्रेटर देन नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन, मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड को दूसरे डिफरेंट अमाइनो एसिड से रिप्लेस करने की जो रेट है, इट इज मोर in comparison to one amino acid is being replaced by same amino acid, ठीक है, ठीक है। तो जो नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन है आपका एमएचसी में वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ओके। तो एमएचसी इज लार्ज मल्टी, आपको सबको पता है क्या, मल्टी जीन फैमिली हुज प्रोटीन प्रोडक्ट आर इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। तो एमएचसी का मेजर रोल क्या है, फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और बाकी इम्यून सिस्टम को अलर्ट करना, ठीक है।
Within human population, roughly 90% of individuals receive different sets of MHC from parents, and a sample of 200 individual can be expected to have 20 to 15 to 30 डिफरेंट एलील्स. तो अगर आप देखोगे, आपको आपके पेरेंट्स के पास डिफरेंट एमएचसी का सेट है, मतलब मदर के पास डिफरेंट एमएचसी है एंड फादर के पास डिफरेंट एमएचसी सेट है, ठीक है, और आपके पास दोनों का मिक्सचर है, समझ रहे हो, दोनों का मिक्सचर है. जब आप दूसरे जनरेशन, मतलब आपके प्रोजेनी रहेगी नेक्स्ट जनरेशन, तो आपका सेट और आपके पार्टनर का सेट आपके प्रोजेनी में जाएगा, ठीक है. तो क्या होगा, जितना तो बोला जाता है ना, अगर आप एक ही कम्युनिटी के अंदर शादी करोगे तो जो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका वाइटलिटी है, वो आपका रिड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि आपके जो इम्यूनिटी है वो रिड्यूस होने वाली है, क्योंकि सेम एमएचसी पास ऑन हो रहा है, ठीक है, करीबन करीबन सेम है, इनब्रीडिंग टाइप हो रहा है, ठीक है. बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन है, इट इज ही और शी इज मैरिंग सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन, उनके साथ उनका पार्टनर है, तो मतलब उधर क्या हो रहा है, आपका एमएचसी सेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर पार्टनर सेट, ठीक है. तो उसमें आपका जो क्या बोलेंगे, एज ए वेरिएशन रहेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका आपको आपका जो प्रोजेनी रहेगा उसमें या उनका जो प्रोजेनी रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पैथोजेंस को रिकग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है. आगे चलते हैं. सो अगर आप 200 इंडिविजुअल्स रैंडमली भी अगर आप सैंपल कर लो और उनका एमएचसी लेवल चेक करो, एलील्स कितने हैं, तो आपको 15 to 30 डिफरेंट एलील्स मिल जाएंगे. खाली 200 से 200 इंडिविजुअल्स अगर आप लोगे तो 30 डिफरेंट एलील्स मिल जाएंगे. अगर आप वही चीज़ दूसरे जीन्स के लिए भी देखो तो आपको मिनिमम अगर आपको आपने अगर 10 लाख या 1 करोड़ पॉपुलेशन को जब आप स्क्रीन करोगे तो आपको मुश्किल से 1-2 एलील्स मिल जाते हैं. बट अगर आप खाली 200 अगर इंडिविजुअल्स को ही कलेक्ट कर लो फॉर दिस एमएचसी थिंग, आपको 15 से 30 डिफरेंट एलील्स उधर के उधर मिल जाएंगे. तो ये क्या है, सच अ हाई डाइवर्सिटी, हाई लेवल डाइवर्सिटी ये जीन के लिए, ठीक है. और इट इज फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, इधर नेचुरल सिलेक्शन भी फेवर कर लेते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वनरेबल टू इन्फेक्शन बाय एनी सिंगल वायरस, ठीक है, one that is not recognized by MSC protein is likely to be substantially less than it would be have been with similar immune system. तो अगर अगर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. तो जैसे मैं बोलता हूँ, अगर गोवा के लोग हैं, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, ओके, एंड गोवा के जो गोवा में गोवन मतलब गोवन में शादी हो रही है, ठीक है. और अगर मैं बोल लूँ कि अगर एक पर्टिकुलर वायरस आता है, ठीक है, जैसे हंता वायरस आता है, ठीक है. सो इफ़ यू नो अबाउट हंता वायरस, तो हंता वायरस अगर आता है और पूरे इंडिया में अगर वो इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है बट नहीं होते. बट इफ़ गोवंस आर मोर सेंसिटिव टू डैट, तो हंता वायरस उधर अटैक कर सकता है, मतलब एज एन अगर उधर फैल गया तो गोवंस वुड बी मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड और डिजीज होंगे, और फिर हो सकता है कि डेथ रेट उधर ज़्यादा हो, ठीक है. और अगर सेम चीज़ आप दूसरे में देखोगे, जिनकी प्रोजेनीज आर मैं मतलब आपका जिन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्रियंस हैज़ मैरिड साउथ इंडियन, ठीक है, मतलब केरलाइट या तमिलियन, तो उनमें क्या होगा, उनके ऑब्वियसली एमएचसीज आर डिफरेंट, तो उनके प्रोजेनी में दोनों के ये रहेंगे, गुण रहेंगे, तो ऑब्वियसली ही इज मच मोर एबल टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है, तो कम बीमार पड़ेंगे. ओके. At the same time, that host population are driven to maintain diverse human system. तो जो host population रहता है उनमें diverse human system होने के मेंटेन करता है, उसको चाहिए रहता है, ठीक है. ओके, जितना ज़्यादा होस्ट सिस्टम डाइवर्स रहेगा उतना ज़्यादा जो उसको वायरस या इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मार सकता है. बट इसके वजह से क्या हो रहा है, वायरस भी इवॉल्व हो सकता है, ठीक है, and to bypass these immune systems. Okay.
तो वायरस कैसे करता है, वायरस में एरर प्रोन रेप्लिकेशन होता है। एरर प्रोन मतलब उसमें एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इससे क्या होता है, इनमें न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, और ये करीबन करीबन 1000 में करीबन करीबन 2 न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाते हैं पर ईयर, पर साइट पर ईयर, ठीक है। 1000 में 2 न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। और अगर मैं इधर देखूँ, ओके इधर देखूँ, अगर मैं सॉरी इधर नहीं, इधर क्या था, 10⁻⁹, मतलब क्या 100 करोड़ में खाली 3 या 2 न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहे हैं, ओके, पर ईयर। और इधर क्या हो रहा है वायरस में, 1000 में 2 हो रहे हैं, ओके, पर ईयर, पर साइट, ठीक है। तो ये क्या मिलियन 10⁶ टाइम्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 10 मतलब 10 लाख गुना ज़्यादा स्पीड से आपका जो वायरस है इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, 10 लाख गुना स्पीड से, ओके। होपफुली समझा ये कि ऊपर से क्या, बता दो, वेरिएशन समझा क्या कि ऊपर से क्या, बता दो। सो 18 स्टूडेंट्स आर देयर, 18 नहीं सॉरी 16 स्टूडेंट्स आर देयर राइट नाउ। किसी को रिपीट चाहिए, बता दो। ओके थैंक यू। नेक्स्ट है रेट ऑफ एवोल्यूशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये आपको पता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रेट ऑफ एवोल्यूशन काफ़ी कम है, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक टाइप का ऑर्गेनेल है, उसका अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर जीन्स है, ठीक है। और जो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया का एक पर्टिकुलर रोल है, क्या रोल है, एटीपी प्रोडक्शन का। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया का आप जीन साइज देखोगे, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 15,000 to 16,000 बेस पेयर करीबन करीबन है, ठीक है। और ये 1/10,000 साइज है न्यूक्लियर जीन का, मतलब अगर न्यूक्लियर जीन 300 करोड़ बेस पेयर लॉन्ग है तो ये 15,000 बेस पेयर लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये क्या क्या इनकोड करता है, 2 rRNA 22 tRNA 13 प्रोटीन्स को इनकोड करता है, ठीक है, ठीक है। चेंजेस इन प्रोटीन tRNA rRNA encoded by mitochondrial genome appear to be less detrimental to individual फिटनेस, ठीक है, देन आर चेंजेस इन द प्रोटीन। तो इसमें अगर चेंजेस आते भी है तो उतना ज़्यादा इंडिविजुअल पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे रहता है, एक नहीं रहता है। न्यूक्लियर जीनोम एक ही रहता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आर मच मोर, मतलब कितना रहता है, 5000 माइटोकॉन्ड्रिया रहता है एक ही सेल में, ठीक है। तो अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस आते हैं तो उतना ज़्यादा जो इफेक्ट है वो नहीं गिरता पूरे के पूरे एक सेल के ऊपर, ओके। tRNA rRNA encoded by nuclear genes, ओके। कुछ tRNA कुछ rRNA are encoded by nuclear gene, ठीक है। Average synonymous substitution rate in mammalian mitochondria is approximately 5.7 into 10⁸, ठीक है, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इधर का कंपेयर करूँ, ठीक है, इधर का कंपेयर करता हूँ, इधर का कंपेयर करूँ तो ये क्या 10⁹ है, वो 10⁸ है, मतलब वो 57 है और ये 4 है, मतलब क्या 10 टाइम्स करीबन 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 10 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में सब्स्टिट्यूशन 10 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है, पर साइट पर ईयर, ठीक है। इट इज 10 टाइम्स द एवरेज वैल्यू सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन इन न्यूक्लियर जीन्स, मतलब ये 10 टाइम्स स्पीड में म्यूटेट हो रहा है। आई थिंक ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ, और क्लोरोप्लास्ट में 10 टाइम्स स्लो से होता है, ठीक है। The small size of mitochondria and discovery of its exceptionally high rate of substitution have stimulated
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन इवोल्यूशन। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हाई रेट इवोल्यूशन हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्चर्स ने इंटरेस्ट लिया। ओके, मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑब्वियसली न्यूक्लियर डीएनए से काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। ओके, एंड ऑब्वियसली तुमको सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किधर से इनहेरिट होता है, मदर से इनहेरिट होता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, एग में रहता है। ठीक है, और जो स्पर्म रहता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एज एन पास ऑन करने के लिए नहीं रहता, इट इज़ ओनली उसमें एटीपी जनरेशन का ही काम करता है। बट खाली जो फादर से जो मतलब वो दैट इज ओनली वन सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, ओनली मदर एग सेल कंट्रीब्यूट टू आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, mitochondrial DNA does not undergo meiosis. So meiosis, it does not go under meiosis, and all of offspring should contain identical to the maternal genotype for mitochondrial sequence. तो ये जो mitochondrial ये है इसमें जो एक मिनट, इसमें मियोसिस नहीं होता है और ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं वो आइडेंटिकल रहता है। ठीक है, होमोप्लाज्मी हेट्रोप्लाज्मी हम लोग ने देखा। ओके, the pattern of inheritance along matriarchal lineage, मतलब सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करेगा तो आप देख लो एक बार। तो ये फीमेल से पास ऑन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए इसको ट्रेस करना वुड बी वेरी इजी, क्योंकि हम लोग को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पास्ड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है इन ट्रैकिंग लीनिएज, और ये हमारा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनट, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल टूल है फॉर कंपेयरिंग क्लोजली रिलेटेड लीनिएजेस को। काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको रिसर्च करना है तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, और इसमें जो क्योंकि ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोटाइड चेंजेस हो रहे हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप दो डिफरेंट मतलब दो सेम स्पीशीज में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, या स्पेसिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, समझ में आया कि ऊपर से गया? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो तुमको ये इजी लग रहा है। ओके, किसी को रिपीट चाहिए कि समझ में आया? यस, सबको समझ में आया? ओके, so for now I am stopping